Good morning, friends. This is C.S. Stuti Mahajan. So, today I am going to discuss CBTT clarifications via circular number 17. Let's see the PPT. Let's see. CBTT clarifications for TDS TCS provisions with effect from 1st October 2020. Circular number 17 of 2020. CBTT issues circular number 17 clarifying TDS TCS provisions which are coming in force with effect from 1st October 2020. So, as you all know कि 1 अक्टूबर 2020 से दो नए सेक्शंस आ रहे हैं, एक टीडीएस के लिए एक टीसीएस के लिए. तो वो दो नए सेक्शंस क्या आए हैं, 194O एंड सेक्शन 206C1H. तो ये जो दो नए सेक्शंस आ रहे हैं उसको लेकर गाइडलाइंस आई हैं. ये दोनों सेक्शंस जब आए तो उसको लेकर बहुत सारी क्वेरीज आई. तो क्वेरीज को सॉर्ट आउट करते हुए सीबीटीटी ने उसको क्लेरिफाई करते हुए गाइडलाइंस इशू किए. तो आज हम उन गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे. तो गाइडलाइंस को डिस्कस करने से पहले हम दोनों सेक्शंस को ओवरव्यू ले लेते हैं. सेक्शन 194O, ये सेक्शन क्या कहते हैं? सेक्शन 194O shall be applicable on resident and non-resident e-commerce operators making payment to resident e-commerce participants in relation to sale of goods or services facilitated through its digital or electronic facility or platform. तो ये जो है ई कॉमर्स वालों के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020. अमाउंट ऑफ टीडीएस इसके अंदर क्या रहेगा, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स. इस ईयर के लिए ये वाला जो टीडीएस का जो रेट है वो है 0.75%, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से, अदरवाइज ये 1% ही रहने वाला है. एक्सेप्शंस टू सेक्शन 194O, इस सेक्शन के अंदर एक्सेप्शंस क्या है, इनकेस अगर किसी की 5 लाख से कम ट्रांजेक्शन हुई है तो वहाँ पर टीडीएस जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी. बट द कंडीशन इज कि एसएससी ने अपना पैन नंबर जो है वो आपको फर्निश किया हो, पैन और आधार नंबर फर्निश किया हो, और अगर उसने नहीं किया तो टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो एट द रेट ऑफ 5% होगा. और सेकेंड इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो है वो है नॉन रेजिडेंट. ठीक है, तो हम इन सेक्शंस को सिर्फ इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, और इनकेस अगर इन सेक्शंस के रिलेटिंग आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो वो ऑलरेडी अपलोड हमने की हुई है अपने चैनल के ऊपर, और अगर आप दोबारा से देखना चाहते हो तो उसको कमेंट के अंदर वहां पर लिंक दिया हुआ और वहां से आप चेक कर सकते हो. देन सेकेंड सेक्शन जो आ रहा है 1 अक्टूबर 2020 को, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H. तो ये सेक्शन क्या कहते हैं, द फाइनेंस एक्ट 2020 हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू सेक्शन 206C1H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ गुड्स. तो ये क्या है, टीसीएस एप्लीकेबल होगा जो कि सिर्फ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है. द सेट प्रोविजंस आर एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020. तो एप्लीकेबल टू होम, किसके ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल है, टू द सेलर सेलिंग द गुड्स. तो इस केस के अंदर सेलर की डेफिनेशन क्या है, जिसके प्रीवियस ईयर के अंदर जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से एक्सीड कर जाए. अगर 10 करोड़ से एक्सीड कर गया उसका प्रीवियस ईयर के अंदर टर्नओवर, तो आपको करंट ईयर के अंदर आकर देखना है. करंट ईयर के अंदर आकर आपको क्या देखना है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ उसके जो बायर है उसके साथ उसकी जो सेल ट्रांजेक्शन है अगर वो 50 लाख से ऊपर हो जाती है, जैसे वो 50 लाख क्रॉस करेगा तो ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा. तो आपको उसके ऊपर टीसीएस जो है वो चार्ज करना पड़ेगा. सो डैट मीन्स इसके अंदर दो कंडीशंस हैं. लास्ट ईयर आपको देखना है, प्रीवियस ईयर की अगर 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, और अगर लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर की आपने टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ऊपर कर दी है तो आपको करंट ईयर के अंदर देखना पड़ेगा. सेल जो है पर्टिकुलर बायर को अगर आपने 50 लाख से ऊपर कर दी है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा. इस केस में रेट क्या रहेगा, टीसीएस का रेट रहेगा 0.1%, बट इस ईयर के अंदर जो कोविड की वजह से उसका रेट क्या है 0.075%. इसके अंदर एक्सेप्शंस क्या दी गई हैं, इनकेस अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है
तो वहाँ पर टीसीएस जो है 206C1H वाला जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर जो बायर है इनमें से कोई पर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन, कंसुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट्स, लोकल अथॉरिटी है, या कोई पर्सन इंपोर्ट कर रहा है, या कोई पर्सन नोटिफाई किया गया बाय द गवर्नमेंट, तो उन केसेस में ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। If the buyer is liable to deduct TDS or collect TCS under any other provision of the act, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और नॉट टू बी कंसिडर कौन सी हैं केसेस जिसमें ऑलरेडी हम लोग टीसीएस जो है वो अप्लाई कर दिए हैं, जैसे लिक्वर हो गया, तेंदुलिस, टिम्बर एक्सेट्रा, ये वाली सारी लिस्ट जिस पे ऑलरेडी हम लोग टीसीएस एप्लीकेबल कर दिए हैं, तो उसके ऊपर ये वाला सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तो हमने ले लिया इन दोनों सेक्शंस का ओवरव्यू। अब इन सेक्शंस को लेकर जो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, उनको लेकर सीबीडीटी की गाइडलाइंस आई हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, तो कई सारी जो हमारी क्वेरीज थी वो इन गाइडलाइंस के थ्रू सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो दिस इज द सर्कुलर नंबर 17 जो कि 29 सितंबर 2020 को ही आया है। जो इसके अंदर गाइडलाइंस है, इसने इस सर्कुलर के थ्रू गाइडलाइंस दी है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं 4.1 गाइडलाइन क्या है। एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शंस कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस, तो जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग हो रही थी उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला है, it has been represented that there are practically difficulties in implementing the provisions of TDS and TCS contained in section 194O and section 2061H in case of certain exchanges and clearing corporations। तो उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है इम्पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसलिए इस केस को उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया। किसको एग्जम्प्ट किया? ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी हम ट्रेडिंग कर दिए तो उसके ऊपर टीडीएस और टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। Transactions in electricity, renewable energy certificates and energy saving certificates traded through power exchange registered in accordance with regulation 21 of the CERC। तो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी में डील कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, तो वहां पर भी इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। और इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स में कंसीडर करेंगे, सर्विस में कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने क्लियर कट गाइडलाइन के थ्रू इसको एग्जम्प्ट कर दिया है। सेकेंड, एप्लीकेबिलिटी ऑन पेमेंट गेटवे। इसके अंदर क्या है, पर्टिकुलरली ये वाला सेक्शन जो है वो 194O के लिए। In e-commerce transactions, the payments are generally facilitated by payment gateways. It is represented that in these transactions, there may be applicability of section 194O twice. Once on e-commerce operator who is facilitating sale of goods or provision of services or both, and once on payment gateway who also happen to qualify as e-commerce operator for facilitating service. To illustrate, तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि एक बायर है, उसने 1 लाख रुपीज के ई कॉमर्स वेबसाइट से गुड्स जो है वो परचेज किए। अब जैसे उसने गुड्स परचेज किए तो एक तो उसका टीडीएस किसने काट लिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने। सेकेंड, उसने जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट की उसने भी उसका टीडीएस काट लिया। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, जो पेमेंट गेटवे है उसको एग्जम्प्ट कर दिया कि वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, बट द कंडीशन इज कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसको सर्टिफिकेट इशू कर दे, एक अंडरटेकिंग इशू कर दे कि जो टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। तो उस केस में पेमेंट गेटवे को इस सेक्शन से बाहर कर दिया गया। थर्ड, applicability on insurance agent or insurance aggregator. It has been represented that insurance agents in many cases have no involvement in transaction between insurance company and the buyer for subsequent years. एक बार आपने इंश्योरेंस ली है तो वो इंश्योरेंस आपकी चलती है 4 years, 8 years, 16 years, 20 years ऐसे चल रही है। तो फर्स्ट टाइम आपने जब ली है तो उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो इंश्योरेंस एजेंट है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। So it has been represented that in subsequent years, the liability to deduct tax may arise on the insurance agents, even if the transaction have been completed directly with the insurance company. This may result into hardship for the insurance agents.
तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट ईयर के बाद जितनी भी देर आपकी इंश्योरेंस जो है वो चल रही है, तो उस केस में इंश्योरेंस एजेंट को इस सेक्शन से उन्होंने बाहर कर दिया है. He would not be liable to deduct tax under section 194O of the act for those subsequent years. लेकिन however, the insurance company shall be required to deduct tax on commission payment if any made to the insurance agent. अगर इंश्योरेंस एजेंट को कोई कमीशन की पेमेंट आ रही है, उसके ऊपर उसका टीडीएस डिडक्ट करेगी कंपनी. लेकिन इंश्योरेंस अगर उसने की है तो फर्स्ट ईयर के बाद जो सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए इंश्योरेंस चल रही है, उस केस में इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा. फोर्थ वन, कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल 2020-21. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ रहा था हमारे पास कि जो हमने कैलकुलेट करनी है सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स, ये कौन से पीरियड की कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये जो सेक्शन है एप्लीकेबल हो रहा है मिड ऑफ द ईयर से 1 अक्टूबर 2020 से जो है एप्लीकेबल हो रहा है. बट हमारा फाइनेंशियल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2020 से. तो बहुत सारी क्वेरीज थी कि इसके अंदर जो थ्रेशोल्ड लिमिट हमें दी गई है, जैसे 194 के अंदर है कि 5 लाख से ऊपर है तभी उस टीडीएस के अंदर हम जाएंगे. और ये वाला सेक्शन जो टीसीएस क्या कह रहा है कि अगर 50 लाख से ऊपर हो गया तो तभी उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा. अब ये जो 5 लाख है, जो 50 लाख है, ये हमें किस पीरियड का देखना है, तो उसके लिए उन्होंने क्लियर कट वहां पर बोल दिया है कि इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड कि जो 5 लाख की लिमिट है वो आपको देखनी है 1 अप्रैल 2020 से, और जो 206C1H के अंदर जो 50 लाख की लिमिट है वो आपको कहाँ से देखनी है, 1 अप्रैल 2020 से. दैट मीन्स सेक्शन 2, ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 से. लेकिन आपको थ्रेशोल्ड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए उसके साथ जो भी क्रॉस रिसीट, जो भी आपको उसकी टर्नओवर चेक करनी है, वो आपको चेक करनी है 1 अप्रैल 2020 से क्या है. जैसे मान लो उसकी 50 लाख क्रॉस हो गई 1 अक्टूबर के बाद, उसकी लेटेस्ट पोस्ट की उसकी 10 अक्टूबर को क्रॉस हो गई, तो 10 अक्टूबर के बाद 50 के ऊपर जितना भी है उसके ऊपर आप टीसीएस चार्ज करना शुरू कर दोगे. इन केस अगर उसकी 30 सितंबर तक 50 लाख की जगह उसकी आपने सेल कितनी कर दी है, उस बायर को कितने की सेल कर दी है, आपने कर दी 60 लाख, तो उस केस में आपको 60 लाख की एग्जम्पशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है वो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो रहा है. तो यही पॉइंट उसने इसमें क्लियर किया है, और यही इंटरप्रिटेशन हमने ली थी अपनी इसी वीडियो के अंदर, जो मैंने इसके लिए डिटेल्ड वीडियो जो बनाई हुई है सेक्शन 206C1H की जो डिटेल्ड वीडियो है, उसके अंदर हमने भी यही इंटरप्रिटेशन ली थी, और उसके अंदर पर्टिकुलरली केस स्टडीज बनाए हुए हैं. तो अगर आप वो चेक करना चाहो, वहां पर 6 केस स्टडीज है, अगर आप वो चेक कर लो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फिफ्थ पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी टू सेल ऑफ मोटर व्हीकल. एज यू ऑल नो कि जैसे ही हम अपना मोटर व्हीकल लेते हैं, तो अगर वो 10 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर टीसीएस लगता है, 206C1F के अंदर लगता है. तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि इन केस अगर मोटर व्हीकल के अंदर 206C1F एप्लीकेबल हो गया, तो उस केस में 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा. तो डैट मीन्स डबल टैक्सेशन नहीं करना चाह रहे हैं कि अगर आपने 1F के अंदर दे रहे हो तो 1H में वो चीज नहीं आएगी. बट इसके अंदर उन्होंने क्या एक कंडीशन क्या रख दी है, वो कह रहे हैं कि रिसीट ऑफ सेल कंसिडरेशन फ्रॉम अ डीलर वुड बी सब्जेक्टेड टू टीसीएस अंडर सबसेक्शन 1H ऑफ द एक्ट if such sales are not subjected to TCS under subsection 1F of section 206C of the act. That means अगर उसके ऊपर 206C में 1F के अंदर अगर उसका टैक्स लग गया, TCS लग गया है, तो 1H में उसका TCS जो है वो नहीं लगेगा. अब इन केस उसका 1F में उसका टीसीएस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि उसका जो भी व्हीकल था वो 10 लाख से कम था. अब हो सकता है एक पर्सन ने क्या किया, उसने 10 लाख से कम के व्हीकल्स, उसने 8-8 लाख की गाड़ियां हैं वो ज्यादा ले ली, जिससे उसकी सारा का सारा जो 50 लाख से अमाउंट इंक्रीज हो गया. मान लो उसने 8-8 लाख की गाड़ियां 8 ले ली, अब उसका 50 लाख से इंक्रीज हो गया, क्योंकि 1F में वो नहीं आ रहा था, एलिजिबल नहीं हो रहा था, उसका कोई भी व्हीकल 10 लाख से ऊपर नहीं है, तो 1F में वो नहीं आया. अब वो क्योंकि 1H में आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ जो सेल कंसिडरेशन है वो 50 लाख से ऊपर हो गई है. तो डैट मीन्स 1F लग रहा है तो 1H नहीं लगेगा, 1F नहीं लगा और 50 लाख से ऊपर कर दिए तो 1H एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट,
एडजस्टमेंट फॉर सेल्फ रिटर्न डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी जो हम लोगों ने रिसीव की है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी। टीसीएस तो लगेगा, ये आ गया, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर टीसीएस लगेगा। अब किस वैल्यू के ऊपर टीसीएस लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी, उसके अंदर जीएसटी ऐड करना है नहीं करना, तो उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। It is hereby clarified that no adjustment on account of sales return or discount or indirect taxes including GST is required to be made for TCS। तो उन्होंने इसके लिए क्लियर कर दिया कि जो आप टीसीएस लगाओगे, बेसिक अमाउंट, सबसे पहले हमारी इनवॉइस में होती है बेसिक अमाउंट, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो बेसिक प्लस जीएसटी के ऊपर टीसीएस लगेगा। ओके। 4.7 फ्यूल सप्लाई टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस। अगर आपने कोई नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस को फ्यूल सप्लाई किया है तो उसके ऊपर क्या इसका ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो उन्होंने क्या बोला इसके लिए, इट इज रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई इफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206C1H शैल अप्लाई ऑन फ्यूल सप्लाई टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस एट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया है, ये वाला जो सेक्शन है सेक्शन 206C1H of the act shall not apply on the sale consideration received for fuel supply to non-resident airlines at airports in India। तो कई सारी तो उन्होंने यहाँ पर इन गाइडलाइंस के थ्रू उन्होंने कई सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर किए हैं, बट स्टिल अभी इसकी क्वेरीज हैं जो कि होप्स हो कि जैसे जैसे ये वाले सेक्शन एप्लीकेबल करेंगे तो प्रैक्टिकली जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी वो फिर से जाएंगी, उसके फिर से कोई ना कोई गाइडलाइंस आएंगी, कोई सर्कुलर उसके लिए आएगा। बट मेनली जो हमने दो क्वेरीज तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने रिसीव किए हैं, टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी और जो टर्नओवर के थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, 1 अप्रैल से करनी है 1 अक्टूबर से करनी है। तो मेक इट श्योर कि थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको 1 अप्रैल से ही, लेकिन टैक्स एप्लीकेबल होगा आपका 1 अक्टूबर 2020 से। और ये वाला जो है जो टीसीएस एप्लीकेबल होगा वो बेसिक प्लस जीएसटी के ऊपर टीसीएस लगेगा। ओके, so this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.